भाजनी बनाने के आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट चकली कैसे बनाते हैं इसका वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन चकली बनाने के लिए चकली भाजनी बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमने मूंग दाल का किस तरह से इस्तेमाल किया है आप इस वीडियो में ज़रूर देखिए और क्रिस्पी और स्वादिष्ट चकली बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जयम रेसिपीज़ पर आप अगर नए हैं, पहली बार ही हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चकली भाजनी किस तरह से बनाई जाती है। चकली भाजनी बनाने के कई सारे प्रकार आपको पता होंगे या फिर आपने देखे होंगे, लेकिन आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। चकली भाजनी बनाना बहुत ही आसान है, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसे बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो चकली भाजनी बनाते समय कुछ चीज़ों की आपको सावधानी लेनी होगी या फिर आपको याद रखनी होगी, वो इस प्रकार है। चकली भाजनी बनाते समय सभी सामग्री आपको नाप कर ही लेनी है और इसके बाद जब आप ये 2 से 3 बार पानी से धोएंगे तो इसे धूप में नहीं, छाँव में सुखाना है। जब आप इसे छाँव में सुखाएंगे तभी ये चकली भाजनी बनाना बहुत ही आसान भी होगा और चकली बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसके बाद जब आप ये छाँव में सुखाने के बाद इसे 6 से 8 घंटे तक सुखाना है और उसके बाद हमें इसे भूनना है। तो हम इसे न तेज़ न धीमी मध्यम आंच पर इसे भूनेंगे और इसका रंग बिल्कुल भी बिना बदले हम इसे भूनेंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे बारीक पीस कर लाएंगे और इसकी चकली बनाएंगे। तो चकली भाजनी बनाना बहुत ही ज़रूरी बात है। चकली अगर आपको क्रिस्पी यानी कि खस्ता और स्वादिष्ट चाहिए तो चकली भाजनी बहुत ही अहम बात है या फिर इम्पॉर्टेंट बात है चकली बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। चकली भाजनी बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्रियों की आवश्यकता है, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए चावल। ये मोटे चावल है जो कि हम अक्सर इडली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमने 1800 ग्राम लिए हैं। और इसके बाद हमें चाहिए चने की दाल जो कि मैंने 900 ग्राम ली है। तो ये चने की दाल आप ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए मूंग की दाल, ये मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम ली है। इसके बाद हमें चाहिए उड़द की दाल। उड़द की दाल हमने 300 ग्राम ली है। इसके बाद हमें चाहिए पोहा जो कि हमें 250 ग्राम लेना है। और हर रोज़ के खाने में जो हम पोहा इस्तेमाल करते हैं ये वही है, मोटा वाला पोहा। इसके बाद हमें चाहिए 200 ग्राम सैगो यानी कि साबूदाना, ये मोटा वाला साबूदाना इस्तेमाल करना है। और 50 ग्राम सौंफ चाहिए हमें, चाहे तो आप 2 मुट्ठी गिन के भी ले सकते हैं। और 2 मुट्ठी या फिर 50 ग्राम जीरा चाहिए हमें। ऑर्गेनिक इस्तेमाल करेंगे तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। इसी के साथ 50 ग्राम धने यानी कि कोरिएंडर सीड्स भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन सारी सामग्रियों को अभी हम अलग करेंगे। हमें दाल और चावल की अभी ज़रूरत है, बाकी की सामग्रियां हम एक तरफ रख देंगे। तो सबसे पहले हमें सभी सामग्रियों को अच्छे से धोना है। तो चावल को सबसे पहले हम धो लेंगे। तो बड़ा सा एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे चावल और चावल में डालेंगे पानी। तो एक बात का ध्यान रखें, आपको इन सारी सामग्रियों को धोने के लिए नॉर्मल वाटर का ही इस्तेमाल करना है, ना ठंडे ना ही गर्म पानी का। तो इस तरह से हर एक सामग्री को हमें 2 से 3 बार पानी से धोना है। और चावल को 2 बार पानी से धोने के बाद हमें छन्नी में छानने के लिए रखना है। तो आप कोई भी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें से कि चावल नीचे नहीं गिरेंगे। जैसे कि अगर आप इस तरह की छन्नी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। चावल को धोने के बाद हम छन्नी में डालेंगे और इसका पानी इस तरह से छान लेंगे। अगर आप चाहें तो आपके पास पूरन पोली बनाने की जो अभी नई नई बाज़ार में मिल रहे हैं उस छन्नी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम चने की दाल को धोएंगे। चने की दाल को ज़्यादा देर तक पानी में भिगोकर ना रखें। जल्दी जल्दी से हम सभी चावल और दाल को धोएंगे, ताकि ज़्यादा देर तक अगर हम इसे पानी में रखेंगे तो ये चिपचिपी हो सकती है। तो एक तरफ कॉटन का कपड़ा बिछाकर रख देंगे, हम छाँव में ही सुखाना है हमें इसे। और धुले हुए चावल को हमें इसे कपड़े के ऊपर हाथों की सहायता से इस तरह से फैला देना है। इसके बाद हम
इसी छन्नी में चने की दाल को भी इसका पानी सूखने के लिए रख देंगे। और चावल अगर हाथ को चिपकते हैं तो हाथ को झटक देना है और फिर से इसे इस तरह से फैला देना है। एक बात का ध्यान रखें कि कपड़े की घड़ी न पड़ने दें, ताकि कोई भी सामग्री कुछ जगह पर सूखी हुई या फिर कुछ जगह पर गीली रह सकती है। तो इस तरह से एक एक करके एक के बाद एक सभी दालों को हमें धो लेना है। और जब तक छन्नी खाली हो जाएगी, यानी कि जो भी हम सामग्री कपड़े के ऊपर अच्छे से फैलाएंगे, तब तक हम दूसरी सामग्री का पानी भी छन्नी की सहायता से छानने में मदद होगी। तो इस तरह से इन चारों सामग्रियों को हमें यही प्रोसीजर अप्लाई करके ये सारे काम करने हैं। और अगर आप चाहे तो ये हर एक सामग्री अलग अलग कपड़े पर भी सुखा सकती है, या फिर इस तरह से जिस तरह से मैं सुखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अंतर रखिए, यानी कि डिस्टेंस पर आप ये चारों सामग्रियाँ 2 से 3 बार पानी से धोकर छन्नी से छानकर इसे सुखाने के लिए कपड़े पर बिछा सकती है। और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सभी दाल और चावल को धोते समय ज़्यादा देर तक पानी में भिगोकर ना रखें। अगर आप चाहे तो इसे नल के नीचे भी आप इसे धो सकते हैं। सिर्फ गीला करना है और कपड़े पर इसे इस तरह से सुखाने के लिए रख देना है। और किसी भी सामग्री का एक भी दाना दूसरी सामग्री में नहीं मिलना चाहिए। अगर आप चाहे तो इन सारी सामग्रियों को अलग अलग कपड़े के ऊपर भी सुखा सकती है, या फिर इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से आप सुखाने के लिए डाल सकती है। इन सारी सामग्रियों को हमें 10 घंटे के लिए इसी तरह से सूखने देना है। ध्यान रखें कि इसे छाँव में ही सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। अगर खिड़की से थोड़ी सी धूप आ रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से इसे धूप में, जैसे कि छत के ऊपर सूरज की किरणों की तले नहीं हमें सुखाना है इसे। 10 घंटे के बाद ये सारी सामग्रियाँ अच्छे से सूख जाएगी। फिर भी आप चाहे तो अगर आपके पास समय है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी इसी तरह से, यानी कि 12 घंटे या फिर 14 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अभी सूखी हुई सारी सामग्रियाँ इकट्ठा करके एक भी दाना मिलना नहीं चाहिए। इस तरह से चावल एक प्लेट में निकालेंगे, चने की दाल एक प्लेट में निकालेंगे, मूंग की दाल और उड़द की दाल अलग अलग प्लेट में। इन सारी सामग्रियों को एक एक प्लेट में इसी तरह से भर लेंगे। ये सारी सामग्रियाँ जब सूख रही होती है 10 घंटे के लिए, तो इन दालों के और चावल के ऊपर से हाथ को हमें घुमाना है, यानी कि इसे एक तरफ से सरका कर दूसरी तरफ ले जाना है, फिर इसे अच्छी तरह से फैला देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सारी सामग्रियाँ बराबर एक जैसी ही सूखेंगी, ना कहीं पर गीली रहेगी और ना ही कहीं पर सूखी। तो इस तरह से इन सारी सामग्रियों को हमने अलग अलग प्लेट में भर के ले लिया है। अभी इन सामग्रियों को हमें भूनना है। तो भूनने से पहले ये जो हमने चादर बिछाई हुई थी, ये जो कॉटन का कपड़ा था, इसे इसी तरह से रहने देना है। इन सारी सामग्रियों को भूनने के बाद हमें इसी कपड़े पर इसे ठंडा होने के लिए डालना है। तो चलिए सभी सामग्रियां हम भून लेते हैं। भूनने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को भूनते समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें इसे तेज़ आंच पर नहीं भूनना है। मध्यम आंच पर आप इन सभी सामग्रियों को भूनें, और भूनते समय इन्हें जलाना नहीं है या फिर ज़्यादा डार्क कलर का नहीं बनाना है। सिर्फ ये अच्छी तरह से भूनने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए। इसी तरीके से हम इसे चावल को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसे भूनते रहेंगे, और भूनने के बाद हम इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे। प्लेट में निकालने के बाद ये जब सभी चावल अच्छी तरह से भूनने हो जाए, तो जो कॉटन का कपड़ा हमने बिछा के रखा था उसके ऊपर इसे ठंडा करने के लिए डालेंगे, ताकि जब कोई भी गर्म चीज़ हम प्लेट में डालते हैं तो प्लेट के निचले हिस्से में भाप की वजह से पानी पानी, यानी कि चिपचिपा गीला हो जाता है। तो इसी वजह से हम ये भुने हुए चावल प्लेट में थोड़ी ही देर रखेंगे और इसे सूखने के लिए, यानी कि ठंडा होने के लिए कपड़े के ऊपर बिछा देंगे। तो निचले हिस्से में चावल गीले नहीं होंगे। इसी तरीके से सारे चावल हम इसे अच्छे से भूनेंगे। सारे चावल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अभी हम चने की दाल को भूनेंगे। चने की दाल को भूनते समय बहुत ही धीमी आंच पर आप इसे भूनें और बहुत ही क्रिस्पी होने तक भूनें, तो चकली बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी।
लेकिन चने की दाल को भूनते समय एक और बात का ध्यान रखिए कि ये बहुत ही जल्दी से जल जाती है। तो आप अगर इसे धीमी आंच पर भी अच्छी तरह से मिला रहे हैं यानी कि भून रहे हैं तो भी इसका ज़्यादा ध्यान रखें। इसके बाद आप इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए स्टील की प्लेट में डालें और बाद में इसे कपड़े पर ठंडा होने के लिए सुखा दें यानी कि रख दें। तो इसके बाद हम उड़द की दाल को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। कोई भी दाल अगर गीली होने के बाद हम इसे सुखाने के लिए कपड़े पर डाल देते हैं और उसके बाद इसे भूनने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ इसे भूनना चाहिए। और अगर आप चकली भाजनी बना रहे हैं तो ये और भी सावधानी से करनी चाहिए। तो अभी हम मूंग की दाल को भूनेंगे। मूंग की दाल को भी बहुत ही सावधानी के साथ धीमी आंच पर हल्के हाथों से अच्छी तरह से भूनें। जब तक मूंग की दाल भून रही है तब तक हमें बाकी की भुनी हुई सारी सामग्रियाँ इस तरह से कपड़े के ऊपर ठंडी होने के लिए फैला देंगे। आपने देखा होगा कि प्लेट को किस तरह से दाल चिपक गई थी। कंडेंसेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ध्यान रखें कि स्टील की प्लेट में चकली भाजनी बनाते समय कोई भी भुनी हुई सामग्री ठंडी होने के लिए ना रखें, क्योंकि प्लेट के निचले हिस्से में ये गीला हो सकता है और दाल फिर अच्छे से ठंडी नहीं होगी। और चकली भाजनी बनाने के लिए जब आप चकली का पाउडर बनाने जाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा। आप देख रहे होंगे वीडियो को कि किस तरह से ये दाल प्लेट को चिपक गई है। तो इसकी वजह से हमें इसे कपड़े पर ही सुखाना है। तो ये सभी दाल और चावल अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो बाकी की सामग्रियाँ भी हम एक एक करके भून लेंगे। तो अभी हम पोहा को भूनेंगे। पोहा को भूनने से पहले इसे अच्छी तरह से छन्नी से छान ले और इसे साफ़ कर ले, तभी इसके बाद हम इसे भूनने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पोहा को भूनते समय मध्यम आंच पर ही इसे अच्छी तरह से मिलाते रहे। वैसे तो कई लोग चकली भाजनी बनाते समय पतला पोहा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि मोटे पोहे का ही इस्तेमाल करें ताकि चकली भाजनी और भी अच्छी बने और खाने में स्वादिष्ट लगे। पतले पोहे जो होते हैं वो बहुत ही चिपचिपे होते हैं। तो आप इसमें चकली भाजनी में मोटे पोहे का ही इस्तेमाल करें और इसे भूनने के बाद इस तरह से कपड़े के ऊपर ठंडा होने के लिए फैला दें। अभी हम भूनेंगे साबूदाना। साबूदाने के भी दो प्रकार होते हैं, छोटा और बड़ा साबूदाना, जिसे कि बारीक और मोटा भी कहा जाता है। तो हमें मोटे साबूदाने का ही इस्तेमाल करना है चकली भाजनी बनाने के लिए। बारीक साबूदाना यानी कि छोटे साबूदाने का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसे भी अच्छी तरह से मध्यम आंच पर भूनते रहे। साबूदाना अच्छी तरह से भूनने के बाद इसे भी कपड़े पर ठंडा होने के लिए फैला दें। इसके बाद हम बाकी की सामग्रियाँ भूनेंगे। सबसे पहले हम धने भूनेंगे, जो कि हमने साबित लिए हैं। चकली भाजनी बनाते समय धने, सौंफ और जीरा, ये तीन सामग्रियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खुशबू और स्वाद के लिए। तो आप इन तीनों सामग्रियों को अच्छी तरह से भूनें और इन्हें ठंडा होने के लिए उसी कपड़े पर फैला दें। लेकिन इन्हें भूनते समय इन्हें जलाना नहीं है, ये हमेशा याद रखें। और इन सभी सामग्रियों को मध्यम आंच पर ही अच्छी तरह से भून लें। जीरा और धने, इन्हें तो भूनना हो चुका है। अभी सौंफ को भूनेंगे। सौंफ को भूनते समय एक और बात का ध्यान रखिए कि इसे जितना हम धने और जीरा को भूनते हैं तो उतनी देर तक इसे नहीं भूनना है। सिर्फ इसकी खुशबू आनी जब शुरू हो जाएगी तो हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो अभी हमें तीनों भी सामग्रियाँ उसी कपड़े पर इसे ठंडा होने के लिए फैला देंगे। इस सारी सामग्रियों को ठंडा होने के लिए मैंने 4 घंटे के लिए रख दिया था। वैसे तो ये बहुत ही जल्दी ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि पंखे के नीचे हमने इसे सुखाने के लिए यानी कि ठंडा होने के लिए रख दिया था। अभी हम इन सारी सामग्रियों को इकट्ठा करेंगे, यानी कि एक ही बर्तन में या फिर इस कपड़े के ऊपर ही इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये भुनी हुई जो सारी सामग्रियां है हम एक एक करके सारी एक ही साथ में इसमें डालेंगे। भुना हुआ पोहा, भुना हुआ साबूदाना, बाकी की 3 दालें, चावल और भुना हुआ धनिया, सौंफ और जीरा। तो ये सारी सामग्रियां मैं एक ही इस कपड़े के ऊपर एक ही साथ में मिला रही हूँ। और अभी हाथों के सहायता से हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिला सकते हैं या फिर किसी प्लेट से भी मिला सकते हैं। तो अभी इस सामग्री को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे एक डब्बे में भरेंगे
और इसे हम बारीक पीस लेंगे। चाहे तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर घर में ही पीस कर ले सकते हैं। तो चकली का आटा यानी कि चकली भाजनी ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। या फिर आप अगर चाहे तो इसे आटा चक्की पर ले जाकर आप इसे पिसवा कर ला सकते हैं। तो ये चकली का प्रीमिक्स यानी कि होममेड चकली भाजनी आटा बिल्कुल तैयार है चकली बनाने के लिए। ये बहुत ही सारा आटा बन जाएगा चकली का, तो इसी वजह से मैं इसे घर पर नहीं पीसने वाली हूँ। आटा चक्की पर ले जाने के बाद मैं इसे पिसवा कर लाई हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो चकली भाजनी का आटा कितना अच्छा बना है और इसकी चकली भी बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता बनेंगी। तो इसकी भी रेसिपी आपको जल्द ही देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इसकी चकली बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने जितनी भी सामग्रियाँ ली थी उसमें से लगभग 500 यानी कि 500 चकली आराम से बन जाएगी। अगर आप चाहे तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं या फिर इससे छोटी भी। आकार में आप जैसा चाहे चकली बनाएं। चकली बनाने का वीडियो भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो चकली भाजनी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चकली भाजनी बनाते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहले सबसे ज़रूरी बात, सभी सामग्रियों को आपको नाप कर ही लेना है। जब आप ये सारी सामग्रियाँ अच्छे से छाँव में सूखने के बाद आप इसे भूनेंगे, तो आपको ये भूनने के बाद किसी भी प्लेट में नहीं डालनी है, क्योंकि कंडेंसेशन की वजह से इसे प्लेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा ये गीला हो सकता है और आपकी भुनी हुई सामग्री अच्छे से सूखेंगी नहीं। तो इसे एक कॉटन के कपड़े पर बिछाकर अच्छे से सुखा लें और इसके बाद में आप इसकी भाजनी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो आपको ये टिप्स बहुत ही काम आएगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।